चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, सिर्फ ये क्लास कर लेने भर से आपका कुछ नहीं होगा। जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि क्लास के बाद ये वीडियो आपके पास रहता है तो आप नोट्स बनाएं। एक स्टूडेंट ने मेरे से कहा था कि हम नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाने के लिए हेडिंग कहाँ से लाएं, तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है आपके भले के लिए। मैंने कल वाले बैच में बताया था, आपके बैच में बता दूं कि जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो भी आर्टिकल, उसकी पहले ये हेडिंग आपके सामने रहेगी। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये हेडिंग लिखेंगे और उसके बाद वो कंटेंट जो भी मैं पढ़ाऊंगा, डायग्राम। तो चीज़ें और सिस्टमैटिक हो रही हैं धीरे धीरे। पिछले टर्न पे आपकी क्लास नहीं हो पाई थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऑनलाइन क्लास के लिए सारी चीज़ें बिल्कुल ढंग से वर्क करनी चाहिए। इंटरनेट, दोनों लैपटॉप, ये मेरा मोबाइल, ये माइक, ये इंटरनेट, ये इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल, मतलब इतनी सारी चीज़ें। ऑफलाइन क्लास के लिए तो बस मेरा बॉडी, शरीर चाहिए, गए बोलने लग बग 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 बग। यहाँ पे इतनी ज़्यादा मशीन्स और सब सीरीज में काम कर रही हैं, सब काम करती रहनी चाहिए। एक भी काम नहीं कर रही तो वो लिंक टूट गया। 6-7 मशीन्स अगर आप देखें तो इतने ज़्यादा गैजेट्स हैं मेरे आसपास। इधर ये 2 लैपटॉप्स रखे हैं मेरे पीछे, ये स्क्रीन है जो आप देख रहे हैं, मोबाइल, इंटरनेट, रिमोट, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ फेल होती है तो क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। सब लोग आ गए? अंत तक रहिएगा, बीच में भागिएगा नहीं वरना घर से पकड़ के मारूंगा। ओके। हम लोगों ने लास्ट टर्न पे प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू किया था। प्रोजेक्टाइल मोशन सुना आपने बहुत ज़्यादा होगा, फील कम किया होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने सुना होगा खूब, 9th में 10th में प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी मैं बता दूं, जब कोई बॉडी मूव करे और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स ना लगे, तो उसे फिर प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। वो सिर्फ ग्रेविटी के कंट्रोल में मूव करे। एक कार सड़क पे चली जा रही है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। कार का रोड पे चलना ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, क्योंकि कार पर 2 फोर्स लग रहे हैं, कम से कम 2 तो लग ही रहे हैं। कार के टायर पर सड़क से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, कार पर एक mg लग रहा है। लेकिन अगर वो कार चलते 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 और रोड खत्म हो जाए और जाके खाई में गिरे, खूब ऊंचाई से, चट्टान से बहुत ऊंचाई से, और वो खाई में गिर रही है, कार ऐसे गिर रही है, तो जब तक वो हवा में मूव कर रही है उस पर सिर्फ mg का फोर्स लग रहा है, तो उतनी देर के लिए वो प्रोजेक्टाइल है। तब तक के लिए वो प्रोजेक्टाइल है। एक बॉलर जो है वो बहुत फास्ट बॉलर है, बहुत लंबा रनअप लेके बॉल फेंकता है। जब तक बॉल उसके हाथ में है और वो दौड़ रहा है बॉल को लेके, तो वो बॉल का मोशन प्रोजेक्टाइल थोड़ी ना कहेंगे। बॉल को लेके वो दौड़ रहा है, उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल कहेंगे। और जैसे ही बॉल उसके हाथ से छूटी, अच्छा सोचो, बॉल उसके हाथ से एक बार छूट भर जाए तो जब तक बैट्समैन तक नहीं पहुंचती, बॉल पर सिर्फ एक फोर्स लगेगा, mg। बताइए, बॉलर के हाथ से बॉल छूटी और जब तक वो जमीन पे टिप्पा नहीं खाती, उस पूरे रास्ते भर उस पर फोर्सेस। फोर्स तो आप जानते हैं यार, किसी भी बॉडी पर उसके चारों ओर जो सराउंडिंग है उससे फोर्स लगता है। तमाम तरह के फोर्स है इस दुनिया में। ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, एयर ड्रैग है, फ्रिक्शनल फोर्स है, बहुत सारे फोर्स हैं। इसमें जो अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पर, उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है। और कोई बॉडी इस तरह से मूव करे कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स ना लगे, तो समझ लीजिए उसका मोशन फिर प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो उसको, ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। बेटा परी, आप क्लास में हैं तो अपनी प्रेजेंस शो करें। अगर आप लाइव हैं तो सभी लोग आ जाएं लाइव। हाँ, तो ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर मैंने यहाँ पैडिंग लिखा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि कोई बॉल मूव करे और कोई ऑब्जेक्ट मूव करे और उस पर सिर्फ mg का फोर्स लगे, तो उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो आप प्रोजेक्टाइल को 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इस बॉल को मैं सीधे ऊपर फेंकता हूं, ये स्ट्रेट लाइन में जाती है और नीचे आती है, इसका पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन है। इसका ऊपर जाना और नीचे आना, जिस पाथ के अलोंग ये ऊपर गई उसी पाथ के अलोंग नीचे आई। सिर्फ ऊपर जाना स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन है। इसका अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन थ्रू आउट स्ट्रेट लाइन है। तो हम इसको स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं। ओके,
ओके विधान, यू आर प्रेजेंट। देवांश, आई एम आस्किंग वन न्यू स्टूडेंट परी, अगर आप लाइव हैं तो आप प्रेजेंट सर लिख सकती है वहाँ पे, सो दैट मुझे पता चल जाए कि आप क्लास में हैं। खैर, तो एक और तरीके से आप बॉडी को फेंक सकते हैं। आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसी एंगल पर रखें और ऐसे फेंक दें, तब भी ये बॉडी मूव करेगी और पूरे रास्ते भर इस पर mg के सिवा और कोई फोर्स नहीं लगा। बट इस बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका तो पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन है, इसका ऊपर जाना नीचे आना सब स्ट्रेट लाइन है, और इस पूरे स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना रहा है। तो कम से कम ये वाला जो मोशन है, इस बॉल का जो मोशन है पूरा स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना रहा है, तो इस बॉल के लिए आप काइनेमैटिक्स की ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह की जो इक्वेशंस है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस तरह की इक्वेशन आप तभी अप्लाई करते हैं जब बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन हो और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये वाला जो मोशन है ये स्ट्रेट लाइन है, ऑब्जेक्ट जब तक चला वो स्ट्रेट लाइन पे चलता रहा और पूरे रास्ते भर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इस वाले मोशन में अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। मजे की बात देखिए कि यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब भी आप इस बॉल को देखेंगे, कभी भी देखेंगे, इसका एक्सेलरेशन, बॉल का एक्सेलरेशन हर समय g डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन ये मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। मैंने कई बार बताया इन इक्वेशंस को यूज करने के लिए दो शर्तें हैं, एक तो बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चलनी चाहिए और उसका जो एक्सेलरेशन है वो हर समय कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो पहला वाला प्रोजेक्टाइल है जो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, उसके लिए आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारी इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। बढ़िया है। तो ये दो तरह के प्रोजेक्टाइल के बाद हम लोग जो पहला वाला था स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्टाइल, वही पढ़ेंगे फिलहाल। तो उसको पढ़ लेंगे, वो ज्यादा देर नहीं लगेगी, और फिर पढ़ेंगे कर्व्ड प्रोजेक्टाइल। वो जो ऐसे चल रहा था वो कर्व्ड प्रोजेक्टाइल है, और सीधा ऊपर गया उसी ट्रैक पर नीचे आया तो वो स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्टाइल है। तो मैंने यहाँ हेडिंग में भी लिखा है स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्टाइल। जी टू जी का मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड से फेंका गया ये प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड से उछाला गया, एक मैक्सिमम हाइट तक गया और फिर ग्राउंड पर आ गया। इसको कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ओके, ओके 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड में एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट करके और फिर क्लास को शुरू करता हूँ। बस 1 मोमेंट। वन सेकेंड बच्चों, आप बस 1 मिनट वेट कर लीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग, देन आई विल रीस्टार्ट इट। जस्ट 1 सेकेंड।
थैंक यू बच्चों फॉर योर पेशेंस। थैंक यू। कोई भागा नहीं तो इसका अच्छा फल भी आपको मिलेगा, तो बड़ी अच्छी बात है। इस बॉडी को u की वेलोसिटी से फेंका गया और ये एक मैक्सिमम हाइट तक गई, h हाइट तक गई ये बॉडी, और वहाँ पे ये स्टॉप करती है, h हाइट पर स्टॉप करती है और वहाँ से वापस आती है। इसका पूरा मोशन, बार बार मैं कह रहा हूँ, इसका पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन है, ऊपर जाना और फिर उसी पाथ पे नीचे आना, और पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी तब इसका जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ था, और जब ये बॉडी नीचे आ रही थी तब इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था। क्या बकवास बात है। ये बॉडी ऊपर जा रही थी तब भी इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, और ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी तब भी इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था। ये जो g है ये इस बॉडी का एक्सेलरेशन है, ये बिल्कुल गलत है। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ नहीं हो सकता, बॉडी ऊपर जरूर जा सकती है। जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है, लेकिन एक्सेलरेशन हर समय नीचे की तरफ रहता है। तो इस बॉडी का ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन और नीचे आते समय एक्सेलरेशन एक जैसा है। मैं कह सकता हूं पूरे मोशन में, अगर आप मान लें कि आधा मोशन ऊपर की तरफ है और फिर बाकी का आधा मोशन नीचे की तरफ हुआ, तो 50% प्लस 50% मिला के 100%, पूरे 100% मोशन में एक्सेलरेशन यही रहा है, कांस्टेंट रहा है। तो बताइए, अगर पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आधे मोशन में नहीं, पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब तो फिर बहुत अच्छा है। तब तो ये पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब तो फिर आप यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वगैरह यूज कर सकते हैं। तो अगर पूरे मोशन के लिए मैं ये इक्वेशन यूज करूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को यूज करने के लिए जो दो शर्तें होती हैं वो दोनों शर्तें यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। एक तो पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन है और दूसरा पूरे मोशन में एक्सेलरेशन ये है, ऊपर की तरफ कभी नहीं रहा, एक्सेलरेशन हर समय नीचे की तरफ है और उसका वैल्यू हर समय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब ये जो s होता है ये पूरे मोशन का डिस्प्लेसमेंट होता है, और इस पूरे मोशन में बॉडी जहां से चली वहीं आ गई, डिस्प्लेसमेंट होता है। s अगर पूरे मोशन का डिस्टेंस होता तो मुसीबत आ जाती। s जो है वो पूरे मोशन का डिस्प्लेसमेंट है, और बॉडी को यहां से उछाला और यहीं आ गई। जब ऑब्जेक्ट वहीं लौट के आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। इनिशियल वेलोसिटी इस बॉडी की u है, प्लस u। देखिए, जो भी वेक्टर ऊपर की तरफ होंगे उनको प्लस साइन के साथ लिखेंगे, जो वेक्टर नीचे की तरफ होंगे उनको माइनस साइन के साथ लिखेंगे। एक्सेलरेशन माइनस g है और टाइम t। यहां से अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो इस बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है 2u/g। इसको ऊपर जाने और नीचे आने में टोटल टाइम जो लगा वो 2u/g। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जब चलता है तो वो 2u/g टाइम में वापस घर लौट आता है। अगर आप इस बॉडी का पूरा मोशन ना देखें और सिर्फ a से b तक देखें, सिर्फ अपवर्ड मोशन देखें और ये इक्वेशन यूज करें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अगर आप ये इक्वेशन यूज करें सिर्फ a से b, सिर्फ अपवर्ड मोशन में, तो इसमें v फाइनल वेलोसिटी है। अब आप सोचिए b पर पहुंच के इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई थी, ये पहुंची b पर और ये वेलोसिटी कितनी है, तो b पर पहुंच के इस बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई थी। इनिशियल वेलोसिटी u है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन माइनस g है। अब ये जो s है ये क्या है, अब ये s टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आप ये इक्वेशन जो यूज कर रहे हैं वो पूरे मोशन के लिए यूज ही नहीं कर रहे हैं, ये इक्वेशन तो आप सिर्फ a से b तक के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर आप a से b तक मोशन ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो s डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप बस h के बराबर रख दीजिए। a से b तक का डिस्प्लेसमेंट तो h है ना, तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी, h का फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है, करते रहना। अच्छा, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है वो आ जाती है u²/2g। ये इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है a से b। तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, इसमें हम और क्या जानना चाहेंगे, हम ये जानना चाहेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, बस ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर मैंने कहा था, जल्दी से रिपीट करते, फिर आज की क्लास में तो धमाल करना ही। फिर मैंने कहा था कि ऐसा प्रोजेक्टाइल भी हो सकता है जो हाइट टू ग्राउंड हो, मैंने लिखी हेडिंग हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल को आप अपने घर की छत से ऊपर उछालें और वो एक मैक्सिमम हाइट पर जाए और फिर नीचे आए, ऐसे ऊपर गया
और जब नीचे आया तो वो पूरा सड़क तक चला गया, रोड के लेवल पे चला गया। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना पड़ता है, पूरे मोशन का टाइम, ऊपर जाने प्लस नीचे आने का टाइम। ये पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन है, ऊपर जाना और नीचे आना। और अगर इस पूरे मोशन का आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो आप फिर यहां पर यही इक्वेशन यूज करेंगे। इसमें एस डिस्प्लेसमेंट है और इस बार डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। आप देखें इनिशियल पोजीशन कहां है और फाइनल पोजीशन कहां है, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच है, माइनस एच। भाई जो भी वेक्टर नीचे की तरफ है उसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो ए से बी इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस एच है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू है, टाइम टी है, एक्सेलरेशन माइनस जी है और टाइम टी है। तो ये इक्वेशन अगर आप कायदे से लिख लें तो ये कुछ हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस एच इज इक्वल टू जीरो ऐसे आ जाती है। आप देख लीजिए, चाहे ऐसे ही तो आएगी। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां से टी की वैल्यू निकल आती है। यहां से टी की वैल्यू अगर निकालें तो माइनस बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य फॉर्मूले से जो सोल्यूशन आता है मैं लिख रहा हूं, तो माइनस बी प्लस माइनस में सिर्फ प्लस ले रहा हूं क्योंकि मुझे पॉजिटिव रूट चाहिए, और बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 4ac करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2gh और अपॉन नीचे 2a होता है। g/2 a का रोल प्ले कर रहा है, आप तो समझदार है, देख ही रहे हैं। तो नीचे g आ गया। तो ये हो गया हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट। और इस प्रोजेक्टाइल के बारे में आप क्या जानना चाहोगे? ए से पहले ऊपर गया, ए से पहले ऊपर गया किसी पॉइंट पी तक और फिर बी पर आया। बताइए इस टाइम ऑफ फ्लाइट, इस आंसर में सबसे खास बात क्या? मैं बताऊं सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है, बिल्कुल मजा आ जाता है, बिल्कुल दिल के अंदर गहराई तक मजा आ जाता है कि बिना ये जाने कि पी कितनी हाइट पर है, मुझे अभी भी नहीं पता कि ये पी कितनी हाइट पर है। ये ए से पी पहले गया होगा और फिर पी से ए, पी से बी वापस आया, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये पी कहां पर है। पी कितनी भी हाइट पर हो, कहीं पर भी हो, बिना ये जाने कि पी कितनी हाइट पर है, हम पूरे मोशन का टाइम कितनी आसानी से निकाल ले रहे हैं। और क्यों निकाल ले रहे हैं पता है? क्योंकि इस इक्वेशन में ये जो एस है ये डिस्प्लेसमेंट है, और बिना ये जाने कि पी कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट तो आप तब भी जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर सिर्फ दो चीजें चाहिए, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पी से मतलब ही नहीं है। अगर कहीं कोई कहते इस पूरे मोशन में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। डिस्टेंस के लिए आपको पूरा AP प्लस PB करना पड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सीधे A से B देख लिया, A से B माइनस H इसका डिस्प्लेसमेंट है, और इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट ये है। तो ये बातें यहां पर ऐसे हो रही हैं और ये बड़ा आसान है। तो ये सब एक दो बातें पिछले टर्न की मैं बता रहा था आपको। अब चलिए आज की बात करते हैं। काफ़ी देर हो गई आज की बात पे आते आते, मतलब अभी तक जितनी देर से हम और आप हैं, ऑनलाइन हैं, सामने हैं, अभी तक हम सिर्फ पिछले टर्न की बात कर रहे थे। तो अब हम लोग ये जो स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्टाइल है इस पर कुछ नए सवाल और कुछ नई थ्योरी पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आज की बात करेंगे। ये क्वेश्चन एक बार पढ़िए जरा, आपको दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है, एक बार पढ़िए। क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, बस हमको चाय पीता हुआ देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ो, तो इधर आ जाओ बच्चे। तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो इसमें कहा था 2 stones आर ड्रॉप्ड ऑनटू अ बॉटमलेस पिट। ये कोई गड्ढा है, बॉटमलेस का मतलब कि इन्फिनिटी तक है, इसका बॉटम ही नहीं है, इनफाइनाइट गहराई तक एक गड्ढा है। The second stone is dropped 2 seconds after the first. Assume no air resistance as both stones fall. The gap between. अब देखो कैसे हुआ होगा, मैं आपको बताऊं। इनके कुछ नाम रख दें हम लोग, ठीक है? इसको 1 कह दें और इसको 2 कह दें। तो ये जो स्टोन 1 है इसको पहले ही गड्ढे में रिलीज किया जा चुका है। ये गड्ढा है, स्टोन 1 को यहां से गड्ढे के माउथ से यहां से रिलीज किया गया, और देखिए कैसे तेजी से नीचे जा रहा है। स्टोन 2 को अब रिलीज किया जा रहा है। ये फोटो उस समय लिया गया जिस समय स्टोन 2 को जस्ट रिलीज किया जा रहा है यहां से। इस समय तक तो स्टोन 1 के पास अच्छी खासी वेलोसिटी आ गई होगी, है ना? और स्टोन 2 की वेलोसिटी 0 है। ये रेस्ट से अभी रिलीज किया जा रहा है, स्टोन 2 अभी रिलीज किया जा रहा है,
और स्टोन 1 के पास, अरे स्टोन 1 को गिरे हुए तो 2 सेकंड हो गए हैं, 2 को 1 से 2 सेकंड बाद रिलीज किया जा रहा है, तो इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 1 को रिलीज किए हुए 2 सेकंड हो गए। तो 2 सेकंड में जो पार्टिकल 1 है वो तो अच्छा खासा नीचे गिर चुका होगा और उसके पास अच्छी खासी स्पीड आ गई होगी, ये v की स्पीड, और पार्टिकल 2 को अभी रिलीज कर रहे हैं और फिर ये दोनों नीचे मूव करेंगे। दोनों का एक्सेलरेशन सेम, दोनों g के एक्सेलरेशन से गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे। क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये है एज बोथ स्टोन्स फॉल द गैप बिटवीन देम, इनके बीच एक गैप है। गैप कैसे क्रिएट हो गया, ये गैप, ये इनके बीच एक गैप है, कुछ भी कह दीजिए h, तो इनके बीच ये गैप कैसे क्रिएट हो गया? अरे स्टोन 1 पार्टिकल 1 को पहले आपने छोड़ा तो वो ऑलरेडी नीचे गिर चुका है, जब आपने पार्टिकल 2 को छोड़ा उस समय 1 को गिरे हुए 2 सेकंड बीत चुके हैं। मतलब अगर इस समय पार्टिकल 2 से पूछे कि 1 कहाँ है, तो पार्टिकल 2 1 के बारे में क्या कहेगा कि 1 जो है मुझसे 2 सेकंड दूर है। अभी मैं थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करूंगा। एक्चुअली ये जो 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, इसके अलावा जो बाकी के 24 घंटे हैं ना, वो नर्क हैं, ठीक है, सबके लिए। मुझे तो लगता है इस क्लास में, ऑफलाइन क्लास होती तो और अच्छा होता, मैं आपको देख पाता, आप मुझे देख पाते, और वो बहुत अच्छा समय बीतता है। पूरे दिन का जितना परेशानी, लड़ाई झगड़ा, बीवी से लड़ाया, उससे लड़ाया, उसको मारा, उसको गाली दिया, वो सब वो 1-1.5 घंटे में सब दिमाग से निकल जाता है, सिर्फ फिजिक्स, मैं और आप। ऑनलाइन में भी काफ़ी हद तक ठीक ही रहता है, कम से कम मैं कमेंट्स में तो आपको देख पाता हूँ, सुन पाता हूँ, मतलब देख तो पा ही रहा हूँ आपको। कमेंट्स आप लिख रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। और ये जो 1-1.5 घंटे हैं इसमें मैं सब भूल जाता हूँ, मतलब अगर ये 1.5 घंटे भी मेरी लाइफ में ना हो तो मैं पागल ही हो जाऊँ। 24 घंटे जाने कैसे कैसे टेंशन, और इन 1.5 घंटों में कोई टेंशन नहीं, सिर्फ फिजिक्स, मैं और आप, और मज़ेदार कंसेप्ट बस। तो खूब लुफ्त उठाएं, मज़ा उठा लें, इसके बाद फिर कष्ट भोगना है। तो मैं आपसे ये, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे, है ना। ऑफलाइन क्लास होती तो खूब बातें करते, अभी तो लिमिटेड बातें कर सकते हैं, क्या करें। अभी तो ये भी नहीं पता चलता कि मैं जब बातें कर रहा हूँ तो आप उन बातों को कैसे समझ रहे हैं, आपके चेहरे भी नहीं दिखते। खैर, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है बिल्कुल। आजकल लोग डिस्टेंसेस को भी मिनट्स में नापने लगे। आप किसी से पूछो कि आपका घर कितनी दूर है, तो हो सकता है आज आदमी ये ना बताए कि 2 किलोमीटर दूर, वो कहे बस 5 मिनट की दूरी पे है। यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है, कहते हैं 10 मिनट दूर है। तो उनसे कोई पूछे कि यार ये दूरी का यूनिट तो हम समझते थे मीटर या किलोमीटर होता है, ये मिनट्स कब से हो गए। तो ये चल रहा है आजकल, ये ट्रेंड चल रहा है। तो उसी ट्रेंड में ये पार्टिकल 2 भी है। इस पार्टिकल 2 से मैंने 1 के बारे में पूछा कि ये 1 तुमसे कितनी दूर है। इस समय जब पार्टिकल 2 गिराया जा रहा है तो मैंने पूछा कि 1 तुमसे कितनी दूर है, तो इसको कायदे से बताना चाहिए कि h मीटर दूर है। ये नहीं कह रहा है h मीटर दूर है, कह रहा है 2 सेकंड दूर है। मतलब पार्टिकल 1 को यहां से गए, जहां पे 2 अभी है, उस जगह को पार्टिकल 1 को छोड़े हुए 2 सेकंड बीत चुके हैं, और दोनों के बीच का गैप h है। बड़ा मजेदार आंसर है। पार्टिकल 2 से पूछो 1 कहाँ है, कह रहा है 2 सेकंड दूर है। खैर, बात इसमें यह है कि जैसे जैसे ये पार्टिकल्स नीचे गिरेंगे, इनके बीच का जो गैप है h, उसका क्या होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन पूछा और भारी संख्या में आंसर आया, और मुझे बड़ी खुशी है। अरे अरे, मैं तो कह रहा था भारी संख्या में आंसर आया, और ये हो क्या रहा है। शौर्य ने कहा इंक्रीजेस और आकाश बाबू ने कहा ए ऑप्शन, मतलब इंक्रीजेस। भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, वही मैं कह रहा था। फिजिकल क्लासरूम होता तो मैं आपसे कहता ये तुम खड़े हो, बताओ रेड शर्ट, लेकिन यार यहां पर तो मेरी मजबूरी है। बट आप बोलो यार, अगर, वरना मतलब क्या है लाइव क्लास का। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आपको जो सही लगता है वो आप लिखिए। आप ABCD शॉर्ट में लिख दिया करें, क्यों पूरा पूरा टाइप करते हैं। तो सभी ने कहा कि ए ऑप्शन, शौर्य ने कहा, आकाश ने कहा ए ऑप्शन है, और एवरीबडी इज सेइंग ए ऑप्शन। इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। लेकिन मुझे तो नहीं सही लग रहा है ए ऑप्शन। दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम है यार, दोनों सेम एक्सेलरेशन से गिर रहे हैं। जितना एक्सेलरेशन 2 का है और जितना 1 का है, दोनों g से नीचे गिर रहे हैं, दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहे हैं। तो अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि दोनों के बीच का जो गैप है h, वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, सी, आदित्य ने सिर्फ मेरे मन की बात कही, सी, कि दोनों के बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम
एक्सेलरेशन से गिर रहे हैं, सेम रेट से नीचे गिर रहे हैं, तो दोनों के बीच का गैप कांस्टेंट बना रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और सी ऑप्शन जैसा आदित्य ने कहा कि वो मुझे लगता है सही है, लेकिन नहीं, चलो अब ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, इसका सच में ए ऑप्शन ही होगा। एक्चुअली है क्या कि जो पार्टिकल 1 है वो इस समय पार्टिकल 2 से तेज चल रहा है, पार्टिकल 1 v की स्पीड से चल रहा है और पार्टिकल 2 की वेलोसिटी अभी 0 है। तो सोचो अगर पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 से अभी तेज चल रहा है, v से चल रहा है, तो भविष्य में हर समय पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 से तेज ही चलता रहेगा। ऐसे समझो कि एक कार जा रही है, वो कार अपने पीछे वाली कार से ज्यादा स्पीड से चल रही है, आगे वाली कार 100 पे चल रही है, पीछे वाली कार मान लीजिए 80 पे चल रही है, तो दोनों कार के बीच का गैप तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और सिर्फ बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे ही देखिए कि पार्टिकल 1 की स्पीड पार्टिकल 2 से ज्यादा है कि नहीं, दोनों नीचे गिर रहे हैं, लेकिन तेज कौन चल रहा है? किसी भी मोमेंट पर आप देखेंगे तो पार्टिकल 1 ही तेज चल रहा होगा, थोड़ी देर के बाद भी देखेंगे तो पार्टिकल 1 की स्पीड बढ़ेगी, पार्टिकल 2 की भी बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा किसकी होगी? अरे ज्यादा तो पार्टिकल 1 की ही होगी यार। हाँ, मैं तो कहूंगा कि g की वैल्यू अगर आप 10 मान लें, देखिए थोड़ी बात समझिएगा, आपको अच्छा लगेगा। g की वैल्यू अगर आप 10 मान लें और पार्टिकल 1 को गिरे हुए 2 सेकंड बीत चुके हैं, तो 2 सेकंड में पार्टिकल 1 के पास जो स्पीड आ जाएगी वो 10 + 10 यानी 20 मीटर पर सेकंड। तो जिस समय आप पार्टिकल 2 को छोड़ रहे हैं उस समय पार्टिकल 1 की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो पार्टिकल 1 जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। इसके भी 1 सेकंड के बाद देखें तो इसकी स्पीड 20 से बढ़ के 30 हो जाएगी और इसकी स्पीड 0 से बढ़ के 10 हो जाएगी, और देखेंगे तो इसकी 30 से 40 हो जाएगी, इसकी 10 से 20 हो जाएगी। इसका मतलब पार्टिकल 1 हमेशा पार्टिकल 2 से तेज ही चलेगा, और आगे वाला अगर पीछे वाले से हर समय तेज चल रहा है तो दोनों के बीच का गैप बढ़ता ही जाएगा। अच्छा, ये बता सकते हैं कि दोनों के बीच का ये इनिशियल गैप कितना है? जिस समय हम पार्टिकल 2 को रिलीज कर रहे हैं उस समय 1 ऑलरेडी कितना नीचे गिर चुका है? ये तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, h = ½ gt²। एक्चुअली हमें ये निकालना है कि जिस समय हम पार्टिकल 2 को रिलीज कर रहे हैं उस समय पार्टिकल 1 कितना गिर चुका है, ये निकाल रहे हैं। तो ये निकालने के लिए ½ gt² अगर करें तो g की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू अगर आप देखें तो 2 सेकंड है, तो 2 × 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है? 20 मीटर। दोनों के बीच का गैप अभी 20 मीटर और वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन गलत है बेटा आदित्य। ज्यादातर लोग सही हैं कि दोनों के बीच का गैप बढ़ता ही जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूं कि दोनों की किसी भी समय 1 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 100 घंटे के बाद, जब भी आप दोनों के देखोगे तो दोनों की वेलोसिटी का जो डिफरेंस है, दोनों की वेलोसिटी का जो डिफरेंस है या दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है उसका क्या होगा? देखिए, दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दोनों की स्पीड सेम रेट से बढ़ रही है तो दोनों की स्पीड का जो अंतर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये 20 पे है, ये 0 पे है, नीचे वाला जब 30 पे होगा तो ऊपर वाला 10 पे, नीचे वाला जब 40 की स्पीड पे आएगा तब ऊपर वाला 20, नीचे वाला जब 100 की स्पीड पे आएगा तब ऊपर वाला 80 की स्पीड पे। तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, लेकिन दोनों के बीच का जो गैप है h वो तो बढ़ता ही जाएगा। आगे वाला तेज, पीछे वाला धीमे, तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और कहाँ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था। अभी हमारे टोकरी में क्या है, एक और प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मुझसे शौर्य आपने पूछी भी थी अलग से। तो अगर ये प्रॉब्लम लोग देखें तो इसमें क्या है, हॉट एयर बलून हैविंग इनिशियल वेलोसिटी v0 राइजेस, स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस बलून व्हेन इट इज 135 मीटर हाइट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 9 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बलून। एक बलून है जो कि किसी वेलोसिटी v0 से ऊपर जा रहा है, हॉट एयर बलून है, ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, इसको जाने दो, क्या परेशान किए हो। और बलून से अभी अभी एक पार्टिकल है, ये स्टोन है, इसको ड्रॉप किया गया। ये कोई स्टोन है, पार्टिकल है, और ये तब ड्रॉप किया गया जब बलून 135 मीटर की हाइट पर है और ये सीधे नीचे गिरेगा। ये जी के एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। स्टोन थोड़ी ना, जब स्टोन को आपने बलून से हटाई दिया, ड्रॉप कर दिया, तो स्टोन नीचे, बलून ऊपर। और जिस समय स्टोन को ड्रॉप किया गया उस समय बलून 135 मीटर की हाइट पर है। यानी इस स्टोन को कितना नीचे गिरना है? इस स्टोन को 135 मीटर नीचे गिरना है बच्चों। कितना गिरना है? 135 मीटर गिरना है। और इन्होंने
कुछ दिया, हाँ ये डेटा तक दे दिया है कि इसको नीचे गिरने में 9 सेकंड लगते हैं। स्टोन को बलून से ड्रॉप किया और स्टोन को नीचे तक आने में 9 सेकंड लगते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन से बताना है बलून की स्पीड कितनी है। बलून की स्पीड तो कहीं भाड़ में, बलून की स्पीड तो हम लोग बाद में निकालेंगे। अभी तो एक मजेदार बात मैं आपसे साथ शेयर करूंगा। ये बताइए, पिछले टर्म की एक बात आपको याद है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने का मतलब होता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। ड्रॉप करने का मतलब रेस्ट से, ड्रॉप का मतलब ही होता है आपने रेस्ट से छोड़ा है। तो जब आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसको नीचे गिरने देते हैं, तो उसको h हाइट फॉल करने में कितना टाइम लगता है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है, √2h/g। पढ़ते हो तो आपको पता है यार, ये तो मैंने खूब ढंग से डिराइव किया था और मैं वापस जाके आपको बता भी देता हूं कि मैंने कब डिराइव किया था। ये था, ये अगर आप चित्र याद करें तो ये था, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया और उसको नीचे गिरने दिया, तो उसको h हाइट गिरने में जो टाइम लगता है वो h = ½ g/t² से ये निकाला था, √2h/g। तो चलिए पहले तो इस क्वेश्चन का जो डेटा है वो वेरीफाई कर लेते हैं। इन्होंने खुद कहा है कि इस स्टोन को नीचे तक आने में 9 सेकंड लगते हैं, तो टाइम 9 सेकंड हो गया। इस स्टोन को कितना नीचे आना है, 135 मीटर, 135 मीटर, और g की वैल्यू 10 ले लीजिए। तो पहले तो मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं प्रॉब्लम का। इन्होंने कहा कि बलून 135 मीटर की हाइट पर है और वहां से स्टोन को ड्रॉप किया, तो स्टोन को 9 सेकंड लगे नीचे जमीन तक पहुंचने में। और ये रिलेशन होता है t = √2h/g। √2h/g, बिल्कुल सही। हाँ बेटा, आपका थोड़ा डिफरेंट था, चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट वही। तो यहां से देखिए ये जो नंबर्स हैं ये सही हो रहे हैं क्या, एक बार चेक कर लीजिए सब लोग। कुछ कुछ करते रहे तो मुझे भी खुशी होगी। जब बलून 135 मीटर की हाइट पर है तब वहां से स्टोन को ड्रॉप किया गया और स्टोन को जमीन तक पहुंचने में 9 सेकंड लगते हैं, तो मैंने t = √2h/g फॉर्मूला यूज किया। उस हिसाब से टाइम 9 सेकंड है, हाइट 135 है, g की वैल्यू मैंने 10 ले ली। क्या दोनों नंबर मैच कर रहे हैं, दोनों साइड न्यूमेरिकली मैच कर रहे हैं? यस और नो में बताइए, फटाफट बताइए बच्चों। यस बच्चों बताइए, दोनों साइड मैच कर रहे हैं क्या? अरे ले, ये क्या हो गया, हरि गोविंद ने कहा नहीं, दिशा ने कहा नहीं, और कोई बताए? यार आप थोड़ी मेहनत कर ले तो मुझे, मतलब मेरा जोश देखिए कैसे बढ़ जाएगा अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स है। बस आप कमेंट लिखते रहिए, गलत सही, अरे खूब गलत लिखिए, गाना लिख दीजिए, वहां पे अपना फेवरेट सॉन्ग लिख दीजिए। आप लिखते रहेंगे तो मैं उधर देखता हूँ, बड़ी खुशी होती है कि आप इन्वॉल्व हैं। तो दोनों साइड मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक, ज्यादातर लोग कह रहे हैं नो। तो आपको बताना है रीजन कि इस इक्वेशन के दोनों साइड न्यूमेरिकली मैच क्यों नहीं कर रहे हैं, दोनों नंबर्स मैच क्यों नहीं कर रहे हैं। रीजन वहां पे कोई लिख सकता है, बहुत शॉर्ट में, आप 2 शब्दों में लिख लीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप बहुत शॉर्ट में लिखते हैं तो भी मैं समझ जाता हूं। आप 2 वर्ड्स में लिख दीजिए कि ये दोनों नंबर्स मैच क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बस आप लिख दीजिए दोनों नंबर्स मैच क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, शौर्य ने कहा ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ बलून, अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ बलून, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, u इज नॉट 0, स्टोन इनिशियली रेस्ट पे नहीं है। तो सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस बात को मैं और इलेबोरेट करूंगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इस बात को आप सुनिएगा। आप ऐसे सोचिए, मैं आपको बहुत मजेदार बात बता रहा हूँ। एक ट्रेन चली जा रही, मान लीजिए 100 की स्पीड पे, बहुत तेज धड़ धड़, राजधानी एक्सप्रेस, और ट्रेन के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट को लेके खड़ा हूं, ये है, हाँ ये मेरे को मिल भी जाता है ऑब्जेक्ट। तो ट्रेन के अंदर मेरे हाथ में ये बॉल है और ट्रेन 100 की स्पीड से आगे जा रही है, और मैं ट्रेन के अंदर टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसे बॉल को उछाल रहा हूँ और कैच कर रहा हूँ। ये देखो, ऐसे मैं बॉल को ऊपर उछाल रहा हूँ और कैच कर रहा हूँ, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं है, मैं ट्रेन के अंदर हूँ। अचानक एक स्टूडेंट बैठा था उसी बोगी में, उसको ये बात बड़ी अजीब लगी। क्या अजीब लगी? ये ऐसे मेरा बॉल को उछालना और कैच करना उसको बड़ा अजीब लगा। अब सोचो उसको क्या अजीब लगा, आप भी गहराई से सोचे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। अजीब ये लगा कि बॉल जितनी देर में ऊपर गई और नीचे आई, इतने टाइम में मान लेते हैं ये 1-2 सेकंड लगा। आप देखें, बॉल का ऊपर जाना और नीचे आना मान लेते हैं 1-2 सेकंड लगे, 1 सेकंड ही मान लो, ये 1 सेकंड। लेकिन ट्रेन तो 100 की स्पीड पे जा रही है,
अगर 100 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदले तो लगभग 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मान लो लगभग 40 मीटर पर सेकंड। ट्रेन 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और इस बॉल को मैं ऐसे उछाल रहा हूं और कैच कर ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोचो जितनी देर में ये बॉल ऊपर गई और नीचे आई उतनी देर में 1 सेकंड बीत गया होगा, और उस 1 सेकंड में ट्रेन जो है वो 40 मीटर आगे चली गई। माइंड बॉगलिंग, 40 मीटर बहुत होता है 40 मीटर। ट्रेन 40 मीटर आगे चली गई, तो मैं भी तो ट्रेन में हूं, मैं 40 मीटर आगे चला गया। 40 मीटर बहुत होता है, आपके घर की पूरी लेंथ 40 मीटर नहीं होगी, बहुत होता है 40 मीटर। तो आप सोचिए ये बॉल मेरे हाथ से गई, ऊपर गई, अब बॉल 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 जो मना है वो करे, बॉल ऊपर गई, वो ग्रेविटी के कंट्रोल में, मैं तो 40 मीटर आगे चला गया, तो बॉल तो मेरे से 40 मीटर पीछे गिरनी चाहिए, ये मेरे हाथ में कैसे गिर जा रही है? कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई ट्रेन में बॉल ऊपर उछाल रहा हूं, बार बार कैच कर ले रहा हूं, जबकि बॉल अगर 1 सेकंड में ऊपर से नीचे आई तो उस 1 सेकंड में मैं और ट्रेन तो 40 मीटर आगे चले गए, तो बॉल को तो मेरे से 40 मीटर पीछे नीचे गिरना चाहिए, वो मेरे हाथ में कैसे गिरी? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ वही बात मैं पूछ रहा हूं शौर्य, जो तुम पूछ रहे हो, कोई बता सकता है? एक बार मैं फिर बताता हूं। ट्रेन 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, मैंने बॉल को उछाल दी, अब बॉल 1 सेकंड तक ऊपर हवा में है, उस 1 सेकंड में मैं और ट्रेन 40 मीटर आगे चले गए, तो बॉल मेरे हाथ में कैसे गिरी यार? बॉल तो मेरे से 40 मीटर पीछे गिरनी चाहिए थी। ड्यू टू इनर्शिया, विनर्शिया, ये इतना शॉर्टकट मत मारो। अब चलिए देखते हैं ये क्या हो रहा है। जब मैं इस बॉल को ऊपर उछाल रहा हूं, जब मैं इस बॉल को अपने हाथ में ले, देखें सब लोग, देखिए मैं बॉल को अपने हाथ में ले हूं, तो मैं ये बॉल, मेरा हाथ, ये सब कुछ 40 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हैं। ये बॉल मेरे हाथ में, मैं ट्रेन में हूं, तो सारा सामान, ट्रेन, बॉल, मैं सब 40 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हैं। अब अगर इस बॉल को मैं ऊपर उछाल देता हूं तो मैं इस बॉल को एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे रहा हूं ऊपर की तरफ, लेकिन इस बॉल के पास जो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है आगे, वो तो रहेगी रहेगी। बॉल का मोशन अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर देखें, जमीन पे फिक्स होकर देखें, ट्रेन के बाहर से अगर कोई बॉल का मोशन देखे, तो बॉल का मोशन ऐसा नहीं होगा कि बॉल ऊपर गई और नीचे आई। अगर ट्रेन के बाहर से कोई बॉल का मोशन देखे तो पगला जाएगा। बॉल का मोशन ऐसा होगा, ये बॉल ऊपर गई और नीचे आई, सीधे नहीं बल्कि ऐसे। बॉल के पास एक आगे की तरफ वेलोसिटी बनी रहेगी, क्योंकि जब आपने बॉल को उछाला था तब बॉल आपके हाथ में थी और आपका हाथ 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो बॉल के पास एक वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड की है और आगे की तरफ है, एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी आपने ऊपर की तरफ दी। तो यहां से हमें ये पता चलता है, बहुत अच्छी बात है, कि जब आप किसी मूविंग फ्रेम से, मूविंग ट्रेन, मूविंग बलून से किसी ऑब्जेक्ट को चलाते हैं या फेंकते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के पास उस मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी रह जाती है। जब आप इससे यहां से स्टोन को रिलीज करेंगे या थ्रो करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उस स्टोन के पास इस बलून की वेलोसिटी रह जाएगी। अगर मैं अभी ट्रेन की खिड़की खोल के और इस बॉल को बाहर गिरा दूं, तब भी इस बॉल के पास ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। तो जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से आप किसी बॉडी को रिलीज करते हैं, बस रिलीज करते हैं, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट के पास उस फ्रेम की वेलोसिटी रह जाती है। तो आप देखिए ये जो स्टोन है, ये स्टोन जब बलून में था तब बलून के बराबर वेलोसिटी से जा रहा था। अच्छा, बलून जा रहा है v0 से, और सोचो ये स्टोन बलून के अंदर बैठा है, तो ये स्टोन भी v0 से जा रहा है। आपने अपना हाथ ऐसे निकाला, चलो मैं मान लो तो बलून में हूं, मैंने अपना हाथ ऐसे निकाला और स्टोन को रिलीज किया, लेकिन जब तक मैं अपने हाथ से स्टोन को पकड़े हूं, मेरा हाथ, वो स्टोन, वो सब v0 से ऊपर जा रहे हैं। तो जब आप उस स्टोन को छोड़ दोगे तो स्टोन के पास v0 की वेलोसिटी ऊपर की तरफ रहेगी, तो स्टोन का जो मोशन होगा वो ऐसे होगा कि स्टोन थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। स्टोन के पास एक अपवर्ड वेलोसिटी है क्योंकि बलून ऊपर जा रहा है, और आपने बलून से स्टोन को रिलीज किया है, तो बलून की कौन सी निशानी स्टोन के पास रह जाएगी? उसकी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी। तो स्टोन के पास ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी है, यानी स्टोन ऐसे सीधे नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि स्टोन थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। और ऐसे में अगर आपको इस स्टोन का मोशन डिस्कस करना है तो आपको पूरा ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस स्टोन का डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं? बलून से इसको जस्ट रिलीज किया और ये ग्राउंड पे कभी ना कभी तो पहुंचेगा, लेकिन ये ग्राउंड पे सीधे नहीं पहुंचेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे। एक तरह से ये हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो गया। और इस स्टोन का डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें तो -135 मीटर है। और क्या, डिस्टेंस थोड़ी ना पूछ रहे हैं,
स्टोन का डिस्प्लेसमेंट -135 है। स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी वही है जो बलून की है। स्टोन को टाइम 9 सेकेंड लगा। स्टोन का एक्सेलरेशन तो g होगा ना। एक बार स्टोन बलून से डिटैच हुआ तो वो पूरी तरह से ग्रेविटी के कंट्रोल में आ गया, तो स्टोन पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो तो g ही लगेगा ना। और टाइम टाइम वही 9। अब बताइए इस इक्वेशन में अननोन कौन है? अरे वाह, इस इक्वेशन को देखें तो v नॉट इज द ओनली अननोन इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है v नॉट। आप फटाफट बता सकते हैं v नॉट की वैल्यू कितनी आती है? बड़ी जल्दी आ जाएगी, कोई क्वाड्रेटिक वगैरह की बात ही नहीं। बता सकते हैं बच्चों? ये स्टोन ये बलून के साथ ऊपर जा रहा है, ड्रॉप करने के बाद भी ये कुछ देर तक ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो जल्दी से कैलकुलेशन करके बताइए। आकाश बाबू ने सी ऑप्शन कहा, और कोई कंफर्म कर दे। बिल्कुल सही, तो 30 मीटर पर सेकेंड, यानी ये बलून 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा जब स्टोन को रिलीज किया गया। बहुत अच्छा कैलकुलेशन, बहुत जल्दी आंसर आपने बताया। एक और प्रॉब्लम, नाउ द सस्पेंस। ये क्या प्रॉब्लम होने जा रही है? ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो आईआईटी एडवांस में कभी आया था, और अच्छे प्रॉब्लम लोगों को करने ही चाहिए, चाहे वो जिस भी एग्जाम में आए हों। इस पे हम लोग अच्छा खासा टाइम बिताएंगे, और किसी एक प्रॉब्लम से अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होते हों तो उस प्रॉब्लम में खूब ढेर सारा टाइम बिताना और उसकी एनालिसिस करना कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी चाहिए, उसकी एनालिसिस करनी चाहिए। आपको पता है, एनालिटिकल होना चाहिए, इधर उधर की बातें भी करनी चाहिए उस प्रॉब्लम को लेके। तो इसमें कहा पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। बड़ी अच्छी बात है, देखते चलो, मिस ना करो। पूरा क्वेश्चन पढ़ जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले ये देखिए, टावर है, कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है, और इसकी छत से ये पार्टिकल, ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है आपको, ग्रीन का व्हाइट ही आपको दिखता रहता है, खैर, तो ये पार्टिकल जो है वो टावर की छत से ड्रॉप किया गया। ड्रॉप का मतलब ही क्लियर है ना, जीरो इनिशियल वेलोसिटी से छोड़ा गया, u बराबर 0 से इसको यहां से छोड़ा गया। अब क्या अजीब सी बात है, आफ्टर द पार्टिकल हैज फॉलन अ डिस्टेंस x, जब ये पार्टिकल, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये पार्टिकल x डिस्टेंस फॉल कर चुका, another particle is dropped from point y distance below the top of the tower। ये जो सेंटेंस है यही अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग, और जिन बच्चों की अंग्रेजी अच्छी नहीं हो तो यही सेंटेंस पढ़ के परेशान हो जाएंगे। ये सेंटेंस ये है कि जब ये पार्टिकल x डिस्टेंस नीचे गिर चुका, यहां से ये नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। जब ये पार्टिकल, इसको पार्टिकल 1 अगर नाम दे दें, तो जब ये पार्टिकल 1 x डिस्टेंस गिर चुका, उसी समय एक पार्टिकल 2 को रिलीज किया गया, एक और पार्टिकल 2 को रिलीज किया गया, लेकिन उस पार्टिकल 2 को टॉप से रिलीज नहीं किया गया। वो जो पार्टिकल 2 है उसको उस जगह से रिलीज नहीं किया गया जिस जगह से पार्टिकल 1 को रिलीज किया गया। सुनो बच्चों, बहुत ध्यान से, आपको कसम है अगला सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनना। पार्टिकल 1 को तो बिल्डिंग की छत से रिलीज किया, उसको गिरने दिया। जब वो x मीटर नीचे गिर चुका, जमीन तक नहीं पहुंचा यार, अभी थोड़ा सा x मीटर नीचे गिरा है, उसी समय पार्टिकल 2 को रिलीज किया गया। लेकिन पार्टिकल 2 को बिल्डिंग की छत से नहीं रिलीज किया गया, पार्टिकल 2 को उस जगह से नहीं रिलीज किया गया जहां से पार्टिकल 1 को, बल्कि पार्टिकल 2 को ऑलरेडी थोड़ा नीचे, किसी नीचे वाले फ्लोर से, जैसे यहां कहीं किसी नीचे वाले फ्लोर से रिलीज किया गया पार्टिकल 2 को। लेकिन पार्टिकल 2 को तब रिलीज किया गया जब पार्टिकल 1 ऑलरेडी x डिस्टेंस नीचे गिर चुका है। पार्टिकल 2 को छत से y डिस्टेंस नीचे कोई खिड़की है वहां से रिलीज किया गया, और यह देखा गया कि दोनों पार्टिकल एक साथ जमीन पर पहुंचते, एक ही टाइम पर जमीन पर पहुंचते। देख लीजिए चाहे क्या लिखा हुआ है, इफ बोथ द पार्टिकल्स रीच द ग्राउंड इन सेम टाइम, दोनों एक साथ एक ही टाइम पर जमीन से टकराते हैं, एक ही साथ टकराते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन से पूछा है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी, लो सीधे पूछ दे रहे हैं कि बताओ बिल्डिंग की हाइट कितनी है। पार्टिकल 1 को छत से रिलीज किया गया, थोड़ी देर के बाद पार्टिकल 2 को भी अगर छत से ही रिलीज किया जाता तो क्या आपको लगता है 1 और 2 एक ही टाइम पे नीचे पहुंचते? अरे 1 पहले पहुंच जाता ना बच्चों, 2 बाद में आता है। पार्टिकल 2 को ड्रॉप करने में थोड़ा लेट हो गए, तो पार्टिकल 2 को थोड़ा फायदा भी दीजिए, पार्टिकल 2 को थोड़ा नीचे से ड्रॉप करिए। अगर आप चाहते, आप ऐसे समझो कि ये दो पार्टिकल्स के बीच रेस है, और इस रेस का रिजल्ट क्या है, टाई हो गया है, दोनों एक साथ जमीन पे पहुंचे हैं। ये रेस ऐसी है कि इसमें पार्टिकल 1 को तो बिल्डिंग की छत से पूरा सड़क तक गिरना है, लेकिन पार्टिकल 2 को किसी विंडो से
कहीं नीचे से, छत से वाई डिस्टेंस नीचे से रिलीज किया जाना है और दोनों को एक साथ जमीन पे पहुंचाना है। इस रेस को टाई करना है। टाई करने के लिए आपको पार्टिकल 2 को थोड़ा फायदा देना पड़ेगा। पार्टिकल 2 के साथ एक नुकसान तो हो ही गया है, वो लेट हो चुका है। पार्टिकल 1 को गिरे हुए कुछ समय हो चुका है, तब आप पार्टिकल 2 को गिरा रहे हो। तो पार्टिकल 2 को पहले ही थोड़ा नीचे कर दो, नीचे से कहीं से छोड़ो, और तब दोनों एक साथ एक ही टाइम पर जमीन पर पहुंचेंगे तो अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन तो गया भाड़ में। पहले आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। कितने लोग कहते हैं ए ऑप्शन सही होगा? बताइएगा जरूर यार, आज का दिन आपका अच्छा बीतेगा अगर आप ये बताएंगे। कितने लोग कहते हैं ए ऑप्शन सही होगा? कितने लोग कहते हैं बी ऑप्शन सही होगा? कितने लोग कहते हैं सी ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन वाले आकाश बाबू ने कहा बी ऑप्शन, अभिनव ने कहा बी ऑप्शन, आदित्य मिश्रा ने कहा बी, शौर्य ने कहा इन व्हाट टाइम स्पीड या एक्सेलरेशन, इन व्हाट टर्म्स। एक्स और वाई को अभी आपको कंपेयर करना है बेटा। एक्स और वाई तो दो डिस्टेंसेस हैं, उनको कंपेयर करके आप ए बी सी ऑप्शन बताइए, बाकी बातें बाद में करेंगे ना। तो सभी लोग बोल रहे हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन का मतलब, बी ऑप्शन का मतलब x लेस देन वाई। ये बिल्कुल सही बात है यार, सब लोगों ने बिल्कुल दिल खुश कर दिया। अब देखिए मैं डायग्राम को पूरा करता हूं। ये पार्टिकल 1 है और देखिए कैसे ये x मीटर नीचे गिर चुका है बच्चों, और इस समय पार्टिकल 1 के पास अच्छी खासी स्पीड है। पार्टिकल 1 धूम से v की स्पीड से जा रहा है। अब अगर आप पार्टिकल 2 को इसी जगह से गिराते हो जहां पे 1 है, तो भी ये वाला जो पहले वाला पार्टिकल है इसको एज मिलेगी। ये स्पीड से चल रहा है। पार्टिकल 1 के पास अच्छी खासी स्पीड है और आप चाहते हैं कि पार्टिकल 2 और पार्टिकल 1 एक साथ जमीन पर पहुंचे, तो आपको पार्टिकल 2 को पहले से ही थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देना चाहिए। और ये पार्टिकल 1 के पास अच्छी खासी स्पीड है और 2 को आप रेस्ट से रिलीज करोगे, तो 2 को आप ऑलरेडी थोड़ा नीचे से छोड़ो, तब तो 1 और 2 एक ही टाइम पर जमीन पे पहुंचेंगे। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं। पार्टिकल 1 जब x मीटर नीचे गिर चुका है तो उसके पास डाउनवर्ड स्पीड है, और पार्टिकल 2 को आप रेस्ट से रिलीज कर रहे हो उसी समय, उसी मोमेंट पर। जिस समय पार्टिकल 1 यहां है, उस समय पार्टिकल 2 को आप यहां से वो भी रेस्ट से रिलीज कर रहे हो। तो पार्टिकल 2 को आपको थोड़ा नीचे रख के रिलीज करना चाहिए, तब तो वो 1 की बराबरी कर पाएगा और दोनों एक ही टाइम पर जमीन पर पहुंचेंगे। तो फाइनली ये बात आ गई कि जो y है वो ग्रेटर देन x होना चाहिए। ये बात यहां पर आ जा रही है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें तो ये हुआ x, पार्टिकल 1 x डिस्टेंस गिर चुका है और उसी समय आपने पार्टिकल 2 को रिलीज किया है y हाइट से। ये 1 है, ये 2 है, और दोनों पार्टिकल में समानता क्या है कि दोनों एक ही टाइम पर ग्राउंड पर पहुंचेंगे। देखिए मैंने कैसे लिखा है, t टाइम में पार्टिकल 1 जमीन पर, तो t टाइम में पार्टिकल 2 भी जमीन पर। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें बताना है बिल्डिंग की हाइट कितनी है। चलो मान लेते हैं बिल्डिंग की हाइट h है और देखते हैं बिल्डिंग की हाइट कितनी है। निकालने जा रहा हूं मैं बिल्डिंग की हाइट, आपको बहुत मजा आने वाला है। इस क्वेश्चन में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि पार्टिकल 1 और 2 अब सेम टाइम में नीचे पहुंचेंगे। तो पार्टिकल 2 को कितना हाइट नीचे गिरना है? अगर बिल्डिंग की हाइट हम h मान लें, एनालिसिस करिए। अगर हम बिल्डिंग की हाइट, अरे मान लो यार, अगर हम बिल्डिंग की हाइट h मान लें, तो पार्टिकल 2 को h माइनस वाई ही तो गिरना है, और h माइनस वाई गिरने में जो टाइम लगेगा वो यही तो लगेगा। भूल गए। किसी भी बॉडी को h हाइट गिरने में जो टाइम लगता है उसका फॉर्मूला ही होता है √2h/g। पार्टिकल 2 को h गिरना ही नहीं है, पार्टिकल 2 को बिल्डिंग की छत से छोड़ा ही नहीं है, पार्टिकल 2 को तो y हाइट नीचे से छोड़ा है। पार्टिकल 2 को कितना गिरना है? सिर्फ h माइनस वाई गिरना है। तो अब h माइनस वाई गिरने में कितना टाइम लगेगा? तो √2 जहां h होता था वहां h माइनस वाई। इतना ही टाइम पार्टिकल 1 को भी लगना चाहिए। अरे और क्या है यार, इतने ही टाइम में पार्टिकल 1 को कितना गिरना है? जितने टाइम में पार्टिकल 2 h माइनस वाई गिरा, उतने टाइम में पार्टिकल 1 को कितना गिरना है? कमेंट बॉक्स में लिखो, देखता हूं कौन लिखता है। ये लिखो जरूर, ये जरूर लिखो। जितने टाइम में पार्टिकल 2 को h माइनस वाई गिरना है, उतने टाइम में पार्टिकल 1 को कितना गिरना है? कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, मजा आ जाएगा।
मैं चाहता हूं सभी लोग लिखें। जितने टाइम में पार्टिकल 2h माइनस वाई गिरा उतने ही टाइम में पार्टिकल 1 को कितना गिरना पड़ेगा। आप वहां लिखिए h माइनस एक्स, ये विधान सिंह ने कहा, और कोई नहीं लिख रहा, और कोई, आकाश ने कहा h माइनस एक्स, बिल्कुल सही। तो पार्टिकल 1 को h माइनस एक्स गिरना है तो उसको h माइनस एक्स गिरने में जो टाइम लगेगा वो इतना लगेगा, और ये दोनों टाइम इक्वल है। ये देखिए बच्चों, ये दोनों टाइम इक्वल है, मैंने इक्वल कर दिया और बस यहां से h निकालना है। सही है, यहां से h निकल आएगा, निकालिए यहां से h कितना आता है। जितने टाइम में पार्टिकल 2 को h माइनस वाई गिरना है उतने टाइम में पार्टिकल 1 को h माइनस एक्स गिरना है। तो मैंने दोनों टाइम इक्वल कर दिए। इस इक्वेशन से आपको h निकालना है। h निकाल सकते हैं कितना? h तो बाद में निकालेंगे, पहले बताइए कितने लोग कहते हैं इक्वेशन सही है, कितने लोग कहते हैं गलत है। ये इक्वेशन सही है गलत? ये इक्वेशन मैंने लिखी h निकालने के लिए, सही गलत सही गलत सही गलत सही गलत सही गलत, जल्दी से बताइए वहां पे सही है या गलत है। h निकालने के लिए मैंने ये इक्वेशन लिखी, सही है या गलत है? शौर्य ने कहा ऑप्शन ए। अरे ऑप्शन ए तुम बाद में बताना, पहले बेटा ये बताओ ये इक्वेशन मैंने लिखी है सही है या गलत। दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन गलत है। विधान ने कहा, अंजलि ने कहा गलत है गलत है गलत है, बिल्कुल सही बात, एवरीवन इज सेइंग करेक्ट। ये क्वेश्चन इसलिए गलत है, पार्टिकल 2 के लिए तो ये टाइम बिल्कुल सही है, पार्टिकल 1 के लिए टाइम बिल्कुल गलत है, क्योंकि पार्टिकल 1 को h माइनस एक्स जो गिरना है ना, उसमें पार्टिकल 1 के पास एक स्पीड है। h माइनस एक्स गिरने के लिए पार्टिकल 1 की इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो नहीं ले सकते। पार्टिकल 1 का मोशन आप छत से सड़क तक नहीं देख रहे हैं, पार्टिकल 1 का मोशन आप यहां से सड़क तक देख रहे हैं। पार्टिकल 1 को h माइनस एक्स गिरना तो है, लेकिन उसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है, और गिरने का टाइम अंडर रूट 2h अपॉन जी इस तरह का तब होता है जब पार्टिकल को रेस्ट से ड्रॉप किया जाए। पार्टिकल 2 को तो रेस्ट से ड्रॉप किया गया, पार्टिकल 2 के लिए टाइम बिल्कुल सही है, पार्टिकल 1 के लिए टाइम बिल्कुल गलत लिखा गया है। यहां पे एकदम गलत लिखा गया है। पार्टिकल 1 के पास अच्छी खासी v की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, तो करें क्या? तो मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, आपको बड़ी खुशी होगी। पार्टिकल 2 को तो सही में रेस्ट से गिरना है और h माइनस वाई गिरना है, तो उसको जो टाइम लगेगा वो तो इतना लगेगा। इतना ही टाइम पार्टिकल 1 को भी लगेगा h माइनस एक्स गिरने में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पार्टिकल 1 की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो मैंने यहां एक ट्रिक सोची है, पार्टिकल 1 को पूरा h गिरने में कितना टाइम लगेगा अंडर रूट 2h अपॉन जी। पार्टिकल 1 को पूरी बिल्डिंग की हाइट कवर करने में जो टाइम लगेगा अंडर रूट 2h अपॉन जी। पार्टिकल 1 को x मीटर गिरने में कितना टाइम लगा था? अरे पार्टिकल 1 x मीटर ऑलरेडी गिर चुका है, तो पार्टिकल 1 ने x मीटर गिरने में जो टाइम खर्चा कर लिया है वो अंडर रूट 2x अपॉन जी। तो पार्टिकल 1 को बचा हुआ h माइनस एक्स गिरने में जो टाइम लगेगा वो ये आपके सामने है। h मीटर गिरने में जो टाइम लगेगा वो अंडर रूट 2h अपॉन जी, और x मीटर गिरने में जो टाइम खर्चा हो चुका है वो अंडर रूट 2x अपॉन जी। तो अब सही है, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 दोनों के टाइम इक्वल हो गए। मैं इस इक्वेशन में देख रहा हूं ज्यादातर चीजें कैंसिल हो जाती, बस थोड़ा सा पेशेंस बच्चों। ये आपके सामने आ रहा है, ये सब कुछ कैंसिल, जी कैंसिल, जी कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो ये आ जा रहा है h माइनस वाई इज इक्वल टू, मैं दोनों साइड का स्क्वायर भी कर दे रहा हूं, तो दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर दूं तो ये आ जा रहा है अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो h प्लस एक्स और माइनस 2 रूट एच एक्स। इसको फटाफट सॉल्व करने दीजिए, h से h में कैंसिल कर दे रहा हूं और इसको एक साइड में करूं तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच एक्स आ जा रहा है। दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर दें, भाई ध्यान दीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो x, अरे आप बच्चों का काम, x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2hx। अरे 2 नहीं 4 4hx। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी आई? x प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 4x। तो ये इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़िया है, सिंपल, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ा। IIT-JEE 2006 में क्वेश्चन आया था। देखो अभी 1D प्रोजेक्टाइल में एक दो बातें, एक कॉन्सेप्ट और बताने, लेकिन जितना बताया उस पर ढेर सारे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन, बस और क्या, उस पर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, भागना नहीं बच्चों। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते क्या है। बहुत अच्छा सवाल, और इसके बारे में भी कुछ ट्रिकी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इसका भी ऑपरेशन करूंगा, एनालिसिस करूंगा। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, रीचेस द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 3u।
द हाइट ऑफ द टावर इज, एक पार्टिकल को u की वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे तो पहले वो थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और इसमें कहा है कि जब वो नीचे ग्राउंड पर पहुंचा है तब उसकी जो वेलोसिटी है वो 3u है। ऊपर गया नीचे आया और जब नीचे जमीन को हिट किया तो वो 3u की स्पीड से जा रहा था। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से बताना है कि बिल्डिंग की हाइट h कितनी है। चलिए निकालते हैं, ठीक है, निकाल लेंगे बड़े आराम से। कैसे निकालेंगे? ये ऑब्जेक्ट A से चला और B पर आ गया। A से B तक का पूरा मोशन, ऊपर जाना और नीचे आना दोनों शामिल हैं, पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन, पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो A से B के पूरे मोशन के लिए अगर मैं ये इक्वेशन यूज करूं, ये इक्वेशन काम नहीं आएगी। A से B के पूरे मोशन में अगर मैं ये इक्वेशन यूज करूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, मेरा साथ दीजिएगा, फाइनल वेलोसिटी है 3u। देखो बच्चों, फाइनल वेलोसिटी -3u है, सच बताऊं मैं आपको, -3u है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो आप -3u का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर बेकार हो जाएगा, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। वैसे तो फाइनल वेलोसिटी -3u है, हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो भी वेक्टर ऊपर है वो प्लस और जो नीचे है वो माइनस। इनिशियल वेलोसिटी प्लस u है। एक्सेलरेशन आपको -g लिखना पड़ेगा, नीचे की तरफ, कोई भी नीचे की तरफ माइनस साइन के साथ लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट भी -h, देखिए बड़ा मजेदार और ट्रिकी है, डिस्प्लेसमेंट आपको -h लिखना पड़ेगा। इसमें कोई भी, देखिए साइन कितना इंपॉर्टेंट होता है, अगर कहीं भी है माइनस हटा दो सब बर्बाद हो जाएगा, ये माइनस हटा दो सब बर्बाद हो जाएगा। जो भी वेक्टर नीचे की तरफ है माइनस, जो भी वेक्टर ऊपर की तरफ है वो प्लस साइन के साथ आपको लिखना ही पड़ेगा। तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये 9u स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, और ये आ जा रहा है प्लस 2gh। मैं जल्दी से h की वैल्यू लिख दूं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। h आ जा रहा है 8u स्क्वायर अपॉन 2g, 8 ऊपर तो एक तरह से 4u स्क्वायर अपॉन g। हाँ और क्या, ये h है, ये बिल्डिंग की हाइट है। बस इतना सवाल, ये ऐसे सवाल आते हैं आईआईटी में, बताइए। 2006 में कोई मेन सेंस नहीं होता था, एडवांस ही होता था, तो ये एडवांस का सवाल है एक तरह से, ये हालत है। तो 4u स्क्वायर अपॉन g, यानी बी ऑप्शन सही हो गया। वहां आप लिख भी रहे बी ऑप्शन, पहले लिख दिया हरी ने बी ऑप्शन, शौर्य ने पता नहीं क्या लिखा और मिटा दिया था। तो ये बिल्डिंग की हाइट है। अब मुझे सवाल नहीं करने, अगर मैं आपको सवालों का ऐसे सोल्यूशन ही बताता रहूंगा तो धिक्कार है मेरे टीचर होने पे। मुझे एनालिसिस करनी है, मुझे आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि यहां पर कौन सी चीज आपको कैच करनी चाहिए, यहां पर क्या ट्रिकी है, क्या गड़बड़ है, क्या सही है। अब आपको बताना है, और आपको बताना है, अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी इंफो है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन ऐसी है जो लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन बनाने वाला ही बेवकूफ है, उसी को नहीं पता। उसने एक इंफॉर्मेशन को बहुत हाईलाइट किया है, बड़ा एम्फसाइज किया है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। बताइए वो कौन सी इंफॉर्मेशन है? मैं फिर आपसे कहूंगा, आपको बड़ी खुशी होगी, इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन मेकर ने बहुत हाईलाइट किया और आप भी उस इंफॉर्मेशन को बहुत इज्जत दे रहे हैं कि हाँ यार बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन को करने में कोई योगदान ही नहीं। आप बता सकते हो वो क्या इंफॉर्मेशन है? ये सब बातें बताया करो तो मजा आएगी, है? थोड़ा सोचो, आपको अच्छा लगेगा। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसमें लिखा। आई स्टोन, स्टोन ये इंफॉर्मेशन है। स्टोन, स्टोन कौन सा स्टोन है? हीरा है क्या? अरे बकवास है, स्टोन से क्या मतलब है। फिर थ्रोन, थ्रोन ये एक इंफॉर्मेशन है, फेंका गया। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ फेंका गया। विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू, यू की इनिशियल वेलोसिटी से ग्राउंड पहुंचा और ग्राउंड पर पहुंच के वेलोसिटी 3u है। ये सब इंफॉर्मेशन है यार, है? एक स्टोन है, इंफॉर्मेशन है। ऊपर फेंका गया, इंफॉर्मेशन है। यू की वेलोसिटी से फेंका गया, इंफॉर्मेशन है। जमीन पर पहुंचा 3u से, इंफॉर्मेशन है। मैं कह रहा था कौन सी इंफॉर्मेशन यूजलेस है जो लग रही है इंपॉर्टेंट बट देयर इज नो यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। अबे जाओ यार, आप बिल्कुल बस वही करते हो कि रटी रटाई चीजें बस हो गया, आंसर निकला है, बस एनालिटिकल नहीं हो बिल्कुल। शौर्य ने कहा फाइनल वेलोसिटी। बेटा शौर्य फाइनल वेलोसिटी तो दी होनी चाहिए, वरना हम कैसे निकालेंगे? रीचेस द ग्राउंड, हरी ने कहा रीचेस द ग्राउंड, नहीं तो कहां, चंद्रमा पे पहुंचाओगे क्या? बहुत अच्छे, थैंक यू, थैंक्स अलॉट समीक्षा, आदित्य और अंजलि, थैंक यू वेरी मच। वर्टिकली अपवर्ड, कह रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया यू की वेलोसिटी से, मतलब इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कि वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया का मतलब कि पहले ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो बड़ा अलर्ट हो जाओ।
पहले ऊपर जाएगा नीचे आएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि इस इस क्वेश्चन में इस पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड नहीं वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका गया होता u की वेलोसिटी से, और ये ग्राउंड को वही 3u से हिट करता, और फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा होता बताओ बिल्डिंग की हाइट कितनी है। इस क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूं, वर्टिकली अपवर्ड की बजाय वर्टिकली डाउनवर्ड कर दे रहा हूं। अगर इस क्वेश्चन में ये निकालना हो तो बताओ इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। तो वर्टिकली अपवर्ड फेंकना और वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकना ये मैटर करता। वर्टिकली अपवर्ड फेंकने में ज्यादा देर में जमीन पे पहुंचेगा और वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकने में तुरंत जमीन पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया या वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका गया ये इन्फो मैटर नहीं करती। मैं तो कह रहा हूं इसको वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका गया, आप कुछ बिगाड़ दो मेरा है। और अब मैं फिर बिल्डिंग की हाइट निकालने जा रहा हूं, मैं फिर से ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप देखते जाओ, फाइनल वेलोसिटी माइनस 3u। अब तो मैं माइनस को खूब हाईलाइट करूंगा इस बार, तो इनिशियल वेलोसिटी भी माइनस, प्लस नहीं माइनस, हम मान रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका गया, और इसका एक्सेलरेशन वही माइनस g, डिस्प्लेसमेंट वही माइनस h। ये आप यहां पे देखो तो ये हो गया 9u स्क्वायर, इधर हो गया u स्क्वायर और इधर हो गया 2gh। तो ये तो वही आ गया, h की वैल्यू फिर से आ जाएगी 8u स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब वही 4u स्क्वायर अपॉन g। तो ये बात ही नहीं आ रही है कि ऊपर फेंका या नीचे फेंका। इनफैक्ट इसको u की स्पीड से नीचे भी फेंका जाता तब भी इस क्वेश्चन का आंसर वही आता। तो मैं तो कहूंगा इस क्वेश्चन को बनाने वाले को अगर सिर्फ इतना लिख देना था कि पार्टिकल को, बस इतना लिख देना था कि पार्टिकल को u की स्पीड से फेंका, चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे, और जब जमीन पे पहुंचा तब इसकी स्पीड 3u हो गई, तो बताओ बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो वो आता वही 4u स्क्वायर अपॉन। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो काइनेमैटिक्स की इक्वेशन से किए भी नहीं जाते। मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, इस बॉल को पॉइंट ए से आप किसी भी डायरेक्शन में फेंकें, अगर जमीन पर पहुंच के इसकी स्पीड 3u है तो बिल्डिंग की हाइट यही आएगी 4u स्क्वायर अपॉन जी, चाहे आप u की वेलोसिटी से ऊपर फेंके चाहे नीचे फेंके और चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे किसी भी डायरेक्शन में फेंके, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन जिंदाबाद। दुनिया में एक चीज होती है एनर्जी कंजर्वेशन, जितनी एनर्जी इस बॉडी के पास पोजीशन ए पर है उतनी ही एनर्जी पोजीशन बी पर है। कहां काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे और कहां पहुंच गए एनर्जी कंजर्वेशन, इसलिए पहुंच गए क्योंकि 9th 10th में ये एनर्जी आपको बताई जाती है यार, छोटा बहुत mgh पोटेंशियल एनर्जी होती है और हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, इतना बताया जाता है कि नहीं। तो जब ये बॉडी ए पर है तब इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है, ई का मतलब टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये बॉडी ए पर है तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ mu स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी है mgh। और जब ये बॉडी बी पर पहुंची, बी पर तो ये जमीन की धूल चाट रही है, जमीन पर पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो। जमीन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो जमीन पर पहुंच के इसके पास प्योर काइनेटिक एनर्जी है और कितनी, हाफ m और 3u स्क्वायर, लाइक दिस। अब यहां से m पूरा कैंसिल कर दो, आप हैं m पूरा कैंसिल कर दो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन हो जाएगी u स्क्वायर प्लस 2 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया होगा gh, और इधर ये 9u स्क्वायर। अरे आप ध्यान से देखो वही आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू 8u स्क्वायर, तो h की वैल्यू वही 4u स्क्वायर अपॉन g आ जाएगी। अब एक मजेदार बात आप देखो, आपने ए पर बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी लिखी है वो हाफ mu स्क्वायर लिखी है। आप मेरे को बताओ काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं तो कहूंगा काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं तो कहूंगा आप इस बॉडी को u की स्पीड से चाहे जिधर फेंको, आप इसको इवन u की स्पीड से ऐसे फेंक देते लाइक दिस, और ये बॉडी ऐसे चलती, तब भी जमीन पर पहुंच के इसकी स्पीड 3u होती। ये क्वेश्चन एनर्जी के क्वेश्चन है बजाय ग्रेविटी के, मोशन अंडर ग्रेविटी की बजाय। तो इस बॉडी को, अगर इस बॉडी की ग्राउंड पर पहुंच के स्पीड 3u होनी है तो वो होगी, अब चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको। तो इस क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है कि बॉडी को किधर फेंकना है, ऊपर नीचे कहीं भी। चलो बहुत अच्छा लगा, आपने इतना ध्यान दिया, अच्छा किया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये 2014 में आया था और ये सब एडवांस में आए थे, है ना। क्वेश्चन अच्छे हैं इसलिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। इससे मतलब नहीं है बच्चों की, बिल्कुल मतलब नहीं है कि कौन से एग्जाम में हम अच्छे सवाल करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में, ओलंपियाड, नीट, एम्स और आईटी कहीं भी हो। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट एच, ये बहुत अच्छा सवाल है, आपको अच्छा लगेगा। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट एच, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ स्पीड u, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। द रिलेशन बिटवीन h, u एंड n इज। ये गोला जो है ये परेशान करता है। फिर से वही बात, फिर से हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। एक बात आपने नोटिस करी,
क्यों शौर्य? एक चीज तुमने नोटिस करी, क्या हो रहा है कि जितने सवाल आ रहे हैं एग्जाम्स में स्पेशली प्रोजेक्टाइल के, वो हाइट टू ग्राउंड के आ रहे हैं। हाइट से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं और वो जमीन पे पहुंच रहा है। ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है, हाइट टू ग्राउंड। ये भी हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। ये बिल्डिंग से ऊपर से उछाला गया, एक मैक्सिमम हाइट तक गया और नीचे आके जमीन पर आ गया। अब सोचो इस क्वेश्चन में दिया क्या है। इस क्वेश्चन की जो जान है वो ये है, ये लाइन। लेकिन ये लाइन, सबसे बड़ी बात है, ये लाइन अंग्रेजी में लिखी है। अरे मेरी इंग्लिश कमजोर है ना, इसलिए कह रहा हूं। ये लाइन, ये बहुत लंबा सेंटेंस है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, लेकिन इसका मतलब क्या है। इस सेंटेंस को कई बार पढ़ो और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैं बता रहा हूं। इस बॉल को बिल्डिंग की छत से पहले ऊपर उछाला, तो मान लेते हैं इसको मैक्सिमम हाइट जाने में टी टाइम लगा। इसको मैक्सिमम हाइट जाने में स्मॉल टी टाइम लगा, और इसका जो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कैपिटल टी है। कैपिटल टी पूरा टाइम है, ऊपर जाने प्लस नीचे आने का कुल टाइम, संपूर्ण टाइम कैपिटल टी है। तो पूरा टाइम कैपिटल टी है, तो ये हो जाएगा n इंटू स्मॉल टी। यही इस बड़े से सेंटेंस का मतलब है। आप एक चीज देख रहे हो कि शब्दों में किसी चीज को व्यक्त करो तो कितनी लंबे लंबे सेंटेंस लिखने पड़ते हैं, और इक्वेशन में वही चीज, मैथ्स की लैंग्वेज कितनी शॉर्ट होती है ना, है? किसी चीज को वर्ड्स में लिखो तो पूरा पन्ना भर जाता है, और अगर इक्वेशन में लिख दो तो इतनी, यानी ये जो जरा सी बात है इसको लिखने के लिए इन्होंने पूरा सेंटेंस खर्चा किया। इसलिए मैथमेटिकल लैंग्वेज बड़ी पावरफुल होती है ना। तो इस प्रोजेक्टाइल को जो टोटल टाइम लग रहा है, ये कैपिटल टी टोटल टाइम है, ऊपर जाने का प्लस नीचे आने का टोटल टाइम। वो टाइम जो है वो सिर्फ ऊपर जाने का जो टाइम है स्मॉल टी, उससे n टाइम्स ज्यादा है, n टाइम्स ज्यादा है। तो हमको n और h वगैरह में रिलेशन निकालना है, और क्या, बस ये करना है। अच्छा, ये स्मॉल टी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। स्मॉल टी की वैल्यू तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। सिर्फ ऊपर जाने में जो टाइम लगा तो वो तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल सकते हो। मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन माइनस जी टाइम t। तो इस बॉडी को सिर्फ ऊपर 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 जाने में जो टाइम लगा वो तो u अपॉन जी। अरे इस बॉडी को बच्चों सिर्फ ऊपर जाने में जो टाइम लगा वो u अपॉन जी है, और कह रहे हैं इसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सिर्फ ऊपर जाने का जो टाइम है उससे n टाइम्स ज्यादा है। तो मैंने ऐसे लिख दिया t इज इक्वल टू n टाइम्स u अपॉन जी। अब क्या, ये मिटाओ इधर, ये हो गया इसका काम, डरो नहीं। ये अब इस बॉडी का पूरा मोशन a से लेकर b तक हम डिस्कस करेंगे। तो ये बॉडी ए से चली, फाइनली तो बी पर आ गई, लेकिन बी पर डायरेक्ट नहीं आई, पहले ऊपर गई और फिर नीचे आई। तो कितने बार मैं कह चुका हूं कि ये बॉडी चाहे जितना ऊपर जाए, ये जो पॉइंट है सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ये चाहे बादलों में हो, चंद्रमा के पास हो, आसमान में हो, हमसे क्या मतलब। अगर आप ये इक्वेशन यूज करेंगे इस पूरे मोशन में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे, तो इसमें s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। तो पॉइंट P कितनी ऊंचाई पर हमें मतलब नहीं, यहां S की वैल्यू सिंपली माइनस h हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी u, पूरे मोशन का टाइम t, एक्सेलरेशन माइनस g, पूरे मोशन का टाइम t। अब आपको t की जो वैल्यू है वो nu अपॉन g यहां पे रखनी, बस ये इतना बड़ा सवाल है। अरे बच्चों, t की वैल्यू nu अपॉन g इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखनी है, सीधाचार फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करनी है, टी की वैल्यू उठा के वहां रख देना है और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है बस, और देखना है ABCD में से कौन सा आंसर आता है 1 2 3 4 में। श्योर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बच्चों बता दो 1 2 3 4 में कौन सा आंसर आता है, आपको कसम है, बस आप टी की वैल्यू रख दो यहां पर। टी की इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ये छोटी छोटी बातें तो करो। हाँ, टी की वैल्यू NU अपॉन जी यहां पे रख दो और बता दो कि क्या आंसर आएगा। 1 2 3 4 ये 4 दिए, कौन सा आंसर आएगा। दो तरह के बच्चे हैं, कुछ जुटे हैं वहां पे, जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि आंसर बताना है सर को, और कुछ अरे टाइम पास कर रहे हैं। करो का टाइम पास। 1 2 3 4 इसमें से कोई एक रिलेशन आ जाएगा H और N में, H में, U में, N में एक रिलेशन आ जाएगा। 1 2 3 4 में क्या आता है बच्चों, वहां पे लिख सकते हो क्या आप। जल्दी 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 जल्दी। तो शौर्य ने कहा कि थर्ड वाला, तीसरा वाला रिलेशन आ जाएगा। मैं चाहता हूं बाकी लोग भी बताएं यार, बताएं 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 बताएं, बाकी लोग भी बताएं।
अरे यार लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा किसी से। समीक्षा ने कहा थर्ड, शौर्य ने कहा थर्ड, बाकी लोग पता नहीं क्या करें। मैं भी करके देख लूं तो मैं अगर करूं तो ये माइनस एच हो गया, यू टी, टी की वैल्यू एन यू अपॉन जी, जैसी हमारी आपकी बात हो गई थी, माइनस हाफ जी और फिर एन यू अपॉन जी, इस बार एन यू अपॉन जी का स्क्वायर है ये। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा मुझे आलस लग रहा है सॉल्व करने में, इसमें इसको साइड चेंज करना, स्क्वायर ओपन करना, थोड़ा थोड़ा गंदा कैलकुलेशन करेंगे ना, यू विल गेट द आंसर सी। बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड वाला रिलेशन आ जाएगा। ओके खैर, तो ये आंसर तो आ ही गया थर्ड वाला। अब ये एक मजेदार बात मैं आपसे करूंगा, इस आंसर के एनालिसिस करूंगा। ये जो थर्ड वाला आंसर, इसमें आप n इज इक्वल टू 2 रख दें। थर्ड वाले आंसर में अगर आप n को 2 डाल दे, देखिए n माइनस 2 आ रहा है, तो मेरा दिमाग की घंटी बजी, मैंने कहा n को 2 डाल दें। n को 2 डाल दोगे तो एक अजीबो गरीब रिजल्ट आ जाएगा, h इज इक्वल टू 0। अच्छा ये सही है कि नहीं? थर्ड वाले स्टेटमेंट में अगर हम n की वैल्यू को 2 डाल दें तो वो रिलेशन तो h इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अच्छा n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ? n इज इक्वल टू 2 का मतलब हुआ कि इस बॉडी का जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सिर्फ ऊपर जाने में जो टाइम लगा है उसका डबल है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर अपवर्ड मोशन के टाइम का डबल है तो इसका मतलब ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। उल्टी हो गई, सुने नहीं, सुनी नहीं पाया, मैं जाने क्या क्या बोलता चला गया। मैं कह रहा हूं n इज इक्वल टू 2 रखने पे जो कैपिटल H है वो 0 आ गया। अब इसको समझते हैं कैसे। n इज इक्वल टू 2 का मतलब ये हो गया कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, पूरे मोशन का टोटल टाइम, वो अपवर्ड मोशन के टाइम का डबल है। ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उसका डबल टाइम पूरे मोशन में लग रहा है, तो इसका मतलब तो ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से ही उछाला गया है ना, तब तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो गया। और किसी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में अगर h बराबर 0 आ रहा है तो ये तो आना भी चाहिए ना। तो n इज इक्वल टू 2 रखने पे h बराबर 0 आ जा रहा है, वो ये बता रहा है कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बन गया, और होना भी चाहिए। अब आप कहेंगे ये सब आप क्यों कर रहे हैं? अरे बच्चे, ये सब हम कर रहे हैं अपने आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए, अपने को सेटिस्फाई करने के लिए। n बराबर 2 रखने पे h 0 आ रहा है तो ये मुझे खुशी हो रही है, मेरा आंसर क्रॉस चेक हो रहा है, अच्छी बात है ये, ठीक है। सो ये अच्छी बात, और इस अच्छी बात के साथ आज की क्लास क्लोज करते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम किए, अगले क्लास में हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।